जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपने आप को और अपनी मम को अपनी फैमिली में इतना गलत ट्रीटमेंट मिलता देख के रायन ने ठान लिया था कि वो अपनी कीमत इस फैमिली को प्रूव करके ही रहेगा। आज का सीन शुरू होता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां पर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे और इस ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे वाले घरों में एक नोबल कुर्सी पे बैठे बैठे अपने सामने खड़े बटलर से कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो बस एक ऐसा पेशेंट है जो खुद से ठीक से मूव भी नहीं कर सकता। और हमें इस नोबल का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, ये सेंट्रल मास्टर पैलेस मास्टर कारोन ज़ेनहार्ट। और मैं अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ये रायन की मम्मी सिल्विया का भाई हो सकता है। तो ये बटलर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हमारी दो मेट्स ने रेगर्ड सेंट और फैमिली हेड के बीच की कन्वर्सेशन को सुना था, पर उसके बावजूद हमने इसको कंफर्म करने के लिए अपने कुछ साथियों को भी लगाया था और उन्हें भी यही पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही सीरियस पेशेंट है। ये सुन के कारोन भी रायन के बारे में इमेजिन करते हुए सोचता है कि जब मैंने उसे पहले देखा था तब मुझे भी उसकी बॉडी नॉर्मल तो नहीं लगी थी, तो उसने फादर के प्रेशर का सामना कैसे किया होगा। देन वो कहता है कि अगर अब मैं सोचूं तो सिल्विया का टैलेंट यहाँ सबसे ज्यादा था। देन वो बटलर को ऑर्डर देता है कि सिल्विया के एनेक्स में कुछ मेड्स को लगा दो ताकि वो पल पल की जानकारी हमें देती रहे। तो उसका बटलर भी ये सारा समझ जाता है और कारोन ये ऑर्डर देता है कि ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर रायन बहुत तेजी से भाग रहा है। रायन की मम खुद को इतना ज्यादा फोर्स करने से रोकती है, पर रायन किसी की नहीं सुनता और वो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था, पर फिर भी वो भागता रहता है। और इस सीन के एंड में हमें बताया जाता है कि सिल्विया के एनेक्स में कुछ मेड्स को लगा दिया गया है। फिर हमें ज़ेनहार्ट्स के 5th ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाते हैं, जहां पर लॉर्ड एक विजिट करने के लिए आया है। सभी लोग इनका वेलकम करते हैं और ग्लिन हमेशा की तरह नॉस्टलन एक्सप्रेशन के साथ सीधे ही चलता रहता है। वो किसी पे ध्यान भी नहीं देता, वो सीधे ही ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक घर में आ जाता है जहां पर एक रेड हेयर वाला एल्फ अपने सर पे टोपी रख के सो रहा है। तो ग्लिन अपनी भारी आवाज में कहता है, सोने का नाटक करना बंद करो रेमर, उठ जाओ। तो रेमर भी उठते हुए कहता है, हाउ इनक्रेडिबल है भगवान, हेड ऑफ द हाउस, बस आप ही मेरे सोने के नाटक को समझ पाते हो। फिर हमें इस रेड हेयर एल्फ के बारे में बताया जाता है, ये है सॉर्ड ऑफ लाइट रीमर दियास। तो ग्लिन कहता है, वहां बच्चे मैदान में पसीना बहा रहे हैं और तुम। इसकी बात को काटते हुए रीमर कहता है, उन्हें बस ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जो कि मैं उन्हें पहले ही दे चुका हूं। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी बॉडीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये फेयर चीज है वैसे भी। तो पीछे से ग्लिन कहता है, 50 साल हो गए हैं और तुम अब भी बच्चों की तरह एक्ट करते हो। तो रीमर हंसते हुए कहता है, हा इंसान बदलते हैं जब वो मरने वाले होते हैं, पर मैं तो एक एल्फ हूँ। फिर रीमर ग्लिन की तरफ देखते हुए कहता है, जो भी हो शायद तुम अपने सबसे छोटे पोते के लिए आए हो। सिल्विया पहले ही ये रिक्वेस्ट करने के लिए आ गई है कि उस पर थोड़ी नरमी बरतना, पर वो जो भी हो मैंने ये नहीं सोचा था कि हेड ऑफ द हाउस खुद उसके लिए आएंगे। तो ग्लेन भी कंफ्यूज होता है और वो कहता है, क्या सिल्विया भी आई थी? तो ये कहता है, हाँ सिल्विया यहाँ आई थी ताकि उसके बच्चे को ज्यादा हर्ट ना होना पड़े। देन ये एल्फ थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, अगर हेड ऑफ द हाउस भी सेम रिक्वेस्ट के लिए आए हैं तो माफ करना, आपकी ये ट्रिप वेस्ट हो जाएगी। आप ही ने कहा था ये 5th ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ पर आप भी इंटरफेयर नहीं करोगे, भले ही आपका सबसे छोटा पोता ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं करने वाला। तो ग्लेन कहता है, श्योर तू बिल्कुल कर। इससे तो ये एल्फ भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर ग्लेन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बिल्कुल भी कम मत करना, बल्कि जैसा तुझे फिट लगे वैसा बढ़ा दे, यहाँ से सारे कचरे को फिल्टर आउट कर दे। तो ये एल्फ के मुंह से निकल जाता है, फिर तो आपका ग्रैंडसन भी निकल जाएगा। फिर ये अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, हेड ऑफ द हाउस क्या आपका मतलब? फिर वो अपनी फैंटेसी में खो जाता है और वो कहता है, ओ माय माय, लगता है मैंने जितना सोचा था आप अपने यंगेस्ट ग्रैंडसन से उससे भी ज्यादा प्यार करते हो। क्या आप इस बच्चे को वो प्यार भी देना चाहते हो जो आप सिल्विया को नहीं दे पाए? पीछे ग्लेन इरिटेट होते हुए कहता है, अगर तू मेरा कांग्रेट ना होता ना तो अब तक तो तेरा सर उड़ता हुआ दिखता। फिर वो इससे कहता है, किसी पे भी बिल्कुल भी रहम मत करना और अच्छे और बुरे को अच्छे से पहचानना, बस उसी को छोड़ना जो ये ट्रेनिंग रिसीव करने के लायक हैं। तो रीमर भी कहता है, ठीक है तो मैं फिर वही करूंगा जो मुझे पसंद आए। तो ग्लेन पीछे मुड़ के जाने लगता है और वो कह के जाता है, ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ते भी बच्चों की तरह खुश होने लगता है और उसको एक सेफ ट्रिप विश करता है। देन ये भी थोड़ा सोचने लगता है, रायन अब मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिर तुम हो क्या चीज? अब इसे कौन समझाए, अपना हीरो कोई चीज नहीं बॉम्ब है बॉम्ब। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ रायन के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 3rd रिंग ऑफ फायर को ऑब्टेन कर लिया है और तुम्हारी रिंग ऑफ फायर 3 स्टार तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे 3 स्टार तक पहुंचने की वजह से तुम्हारी बॉडी एंड सोल थोड़ी ताकतवर हो गई है, तुम्हारा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी इंक्रीज हो गया है, माना एफिनिटी, विल पावर, एनर्जी भी थोड़ी इंक्रीज हुई है, वाटर रेसिस्टेंस भी 3 स्टार तक पहुंच गई है और कर्स ऑफ फ्रॉस्ट में से जो तुम्हारे माना सर्किट्स 9 ब्लॉक हुए हैं उनमें से 1 ब्लॉकेज हट चुका है। स्क्रीन पे इतना सब देख के एमसी भी सोचता है कि 3 स्टार तो सच में अलग ही लेवल है, मेरी बॉडी के सेंसेस इंक्रीज हो गए हैं और मुझे अपना माइंड भी बहुत क्लियर महसूस हो रहा है। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने बिना कुछ पता चले वो ट्रेनिंग करता ही जा रहा था और उसकी बॉडी को भी डैमेज पड़ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि सिल्विया ने रोक लिया, पर रायन को ये समझ में नहीं आता कि वो कैसे हो गया। फिर भी वो सिल्विया को मन में थैंक्स करता है और वो हमें बताता है कि उसी की हेल्प की वजह से जब उसने रोक दिया तो मेरे हाथ के और लेग्स के मसल अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। और सोने पे सुहागी बात, ये मैजिकल स्टेटस विंडो मेरी ग्रोथ को और भी तेज कर रहा है।
पर ये तो बस शुरुआत है। ज़ेन हार्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होने के लिए फेमस है। ये 3 स्टार्स तो मेरे लिए बस वो फाउंडेशन बनेंगे जिसके ऊपर मैं अपने अप्रेंटिस हाउस की बिल्डिंग खड़ी करूंगा। इसीलिए मेरी फाउंडेशन को इतनी सॉलिड होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं एक हाई बिल्डिंग को खड़ी कर पाऊं ताकि मैं अगले दिनों में सर्वाइव कर सकूं। और बाकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेसमेंट हासिल करके मैं उन सबका मुंह बंद कर दूंगा जो मेरे ऊपर उस दिन हंस रहे थे। और इस सब के बाद मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूंगा, स्काई स्वॉर्ड सेंट रॉबर्ट डेरियस। और वो मन में ठान लेता है कि मैं तब तक नहीं रहूंगा जब तक मैं उसका सर कलम ना कर दूं। तभी पीछे से कोई रायन का आवाज लगाता है, तो रायन भी उस तरफ मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी खड़ी है। और उसकी मम्मी कहती है क्या तुम अभी तक सोए नहीं? तो ये भी कहता है हाँ मम्मी। फिर उसकी मम्मी उसके पास आके उसके बिस्तर पे बैठ जाती है। देन से पूछता है वैसे आप आज यहाँ पर कैसे? तो उसकी मम्मी कहती है कल तुम अपनी बेसिक ट्रेनिंग हासिल करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जाने वाले हो ना, तो मैं अपने बेटे को कुछ तो बताना चाहती हूँ। देन वो इसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें अब भी रोकना चाहती हूँ। तो हमेशा जब भी दर्द में होते हो तुम उस दर्द को छुपा लेते हो, और अब मुझे नहीं पता कि जब तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचोगे और तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगे तब मैं क्या करूंगी। और मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ ही नहीं, पर बस एक साल तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? तो रायन कहता है नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं टाल सकता। इससे तो सिल्विया को भी एक झटका लगता है क्योंकि उसके बेटे ने डायरेक्टली उससे मना कर दिया था। पर रायन कंटिन्यू करता है कि मैं जब भी कोलेटरल लाइन या डायरेक्ट लाइन के लोगों को आपसे मिलते हुए देखता हूँ, मैं जब भी उनको देखूं उनके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन रहता है जैसे कि वो किसी इंफीरियर चीज को देख रहे हैं। वो जब भी ऐसे आपको इतनी नीची नजरों से देखते हैं मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता, जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से परफॉर्म करूं और अच्छे से ट्रेनिंग करूं तो वो लोग उसके बाद आपको बिल्कुल भी नीची नजरों से नहीं देखेंगे। मम्मी ये सुन के तो सिल्विया भी कुछ नहीं कह पाती और वो दूसरी तरफ देखते हुए एक स्माइल देती है और वो कहती है तुम सच में समझदार हो रायन, तो इसीलिए आज मैं तुमको बताऊंगी कि हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं और बाकी लोग हमें इतनी गालियां क्यों देते हैं। फिर वो अपने पास्ट सीन को याद करती है और वो अपने बेटे रायन को बताती है कि रायन जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फादर से मिली थी तब वो उस टाइम पे कोइंसिडेंटली उसके साथ ही ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी करते करते हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए उनके साथ रहना क्योंकि मैं तो एक नोबल थी पर वो बस एक ऑर्डिनरी नाइट थे। इसीलिए मैंने अपना माना सर्किट और एनर्जी सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना घर छोड़ के उसके साथ ही चली आई। और सच्चाई में तो तुम्हारे पास एक बड़ी बहन भी थी जो कि तुमसे 2 साल बड़ी थी और उसका नाम सिया था, और हम बस शांति से रह रहे थे। पर एक कार्डरे से ईडन जिसको मेरा चेहरा पता था उनने हमारे ऊपर एम्बुश कर दिया। तुम्हारे फादर उतने स्ट्रांग नहीं थे और मेरे पेट में उस समय तुम थे, तो इसीलिए वहां हम कुछ नहीं कर पाए। थैंकफुली फादर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गार्ड्स लगाए थे पर वो हमसे बहुत दूर थे और उन्हें आने में बहुत देरी हो गई। उस टाइम पे तुम्हारे फादर और सिस्टर पहले ही मर चुके थे। उस समय मुझे रहने के लिए कोई और जगह बची नहीं थी और मुझे वापस फैमिली में ही आना पड़ा। इसीलिए इस घर के लिए तुम्हारी मदर एक पापी बन गई और तुम्हारे ग्रैंडफादर से कहने के लिए मेरे पास और कुछ था ही नहीं। यहाँ रायन भी सोचता है कितनी सेल्फिशनेस वाली बात है। सिल्विया सच में सेल्फिश तो थी, उसने अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग दिया बस खुद की खुशी पाने के लिए, और वापस आके बस अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि घर में सभी लोग उन्हें इतना हार्शली क्यों ट्रीट करते हैं, पर ये भी वही है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये नई जिंदगी दी और पहली बार मुझे इतना प्यार दिया। भले ही सभी लोग इन्हें सेल्फिश ही बुलाएं पर मेरे लिए, भले ये पूरी दुनिया ही उन्हें सेल्फिश क्यों न बुलाएं, पर मेरे लिए मेरी दोनों जिंदगियों में ये एक लौती मदर हैं। फिर रायन अपनी मदर से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है क्या आपको अभी रिग्रेट हो रहा है? क्या आप उस समय में वापस जाना चाहोगे जब आपने अपना घर छोड़ा था? तो उसकी मम्मी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं इस घर में ऐसे जी रही थी जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे जिंदा तभी महसूस हुआ जब मैंने ये घर छोड़ दिया, बस इतना ही काफी है। और मैं तब भी खुश थी और अब भी खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बस एक बुरी मदर होने के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। देन रायन इसे दिलासा देने के लिए इसके पास आता है और वो कहता है अब तो सब कुछ ठीक है अम्मा, तो अब इतनी चिंता मत करो। फिर वो मन में सोचता है भले ही बाकी सबके द्वारा आप सेल्फिश बुलाई जाती हो पर मेरे लिए आप मेरी प्रीशियस मदर हो जो बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं की जा सकती। मेरा रिवेंज थोड़े समय के लिए पोस्टपोन हो सकता है, उससे पहले मैं मदर को उनकी ओरिजिनल पोजीशन दिलाऊंगा। और रायन का ये आंखें देखने के बाद उसकी मम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और धीरे धीरे करके उसके मुंह से आंसू टपकने लग जाते हैं और वह जोर से बच्चों की तरह रोने लग जाती है। यहाँ रायन उसकी मम्मी को शांत कराने लगता है। अब रायन अपनी मदर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए शांत करने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। रायन अपनी मम्मी को शांत
करा के उनके रूम में जाके सुलवा भी देता है और वो वापिस रूम में आता है और वो कहता है कितना समय लग गया इनको शांत कराने में। देन वो बेड पे आलती पालती बना के बैठ जाता है और वो कहता है अब मुझे अपनी रिंग ऑफ फायर की प्रोग्रेस चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि कल मुझे ट्रेनिंग पे भी तो जाना है। और रायन इसे फील करते हुए सोचता है कि जब से मैं 3 स्टार तक पहुंचा हूं मेरी रिंग ऑफ फायर की घूमने की रफ्तार पहले से बहुत तेज हो गई है और ये अभी से इतनी ज्यादा तेज है, जब मैं इंटरमीडिएट रैंक पे पहुंचाऊंगा तभी कितनी होगी। पर तभी ये कुछ फील करता है, उसके अंदर से फायर बाहर निकलने लग जाती है और उसमें से एक आवाज आती है फाइनली अब समय हो गया है। और वो फायर एक चेहरे का शेप लेने लग जाती है और उसमें से एक आवाज आती है जो गुस्सा तुमने निकाला था वो मुझ तक पहुंच गया है। डेविल डॉम के सेकंड मोनार्क के नाम पर मैं तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट करूंगा। यहाँ रायन कंफ्यूजन में पूछता है ये सब क्या है। फिर सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है स्पेशल अननोन ट्रेट एक्टिवेट हो गई है। स्पेशल ट्रेट रैथ क्रिएट हो चुकी है, अब रैथ जाग गया है। यहाँ रैथ कहता है जो उस समय तुमने गुस्सा निकाला था वो इस किंग ऑफ एसेंस तक पहुंच गया था। अब डेविल डोम का ये सेकेंड मोनार्च तुम्हारा बदला पूरा करेगा तो अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। पर रैथ जब अपनी आंखें खोल के इस तरफ देखता है तो वो देख के कंफ्यूज जाता है कि एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ रायन बिल्कुल अलर्ट मोड में था और वो कहता है तुम हो कौन। यहाँ रैथ कहता है ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम कौन हो। जो रैथ गुस्सा जो उस समय मुझ तक पहुंचा था वो तुम जैसे एक छोटे बच्चे से तो बिल्कुल नहीं आ सकता। पर रैथ जब उसकी बॉडी को अंदर से झांकने की कोशिश करता है वो फील कर लेता है, वो कहता है नहीं वो तुम ही हो, तुम अपने दिल की गहराई में उस गुस्से को दफना के बैठे हो। ये सुन के तो रायन भी बहुत हैरान हो जाता है। देन रैथ उसके पीछे आते हुए कहता है ठीक है अपनी सोल मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ये करते हो तो जो रिवेंज तुम्हें चाहिए वो मैं ला के दूंगा। रैथ को देखते हुए अपना रायन सोचता है क्या ये उस समय मेरे गुस्से की वजह से आया था जो मैंने डेरियस की तरफ निकाला था, पर ये टाइमिंग अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। तो रायन रैथ को मना करते हुए कहता है नहीं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो रैथ भी इससे कंफ्यूज होता है, वो कहता है क्या अपना। रायन कहता है नहीं मैं अपना बदला खुद अपने इन्हीं दोनों हाथों से लूंगा। और वो मन में सोचता है मुझे ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा और मैं किसी और को मेरा बदला ले नहीं दे सकता। और वो रैथ से कहता है मैं ही वो होने वाला हूँ जो डेरियस का सर काटेगा। पर यहाँ रैथ कहता है लगता है तुम्हें कुछ तो गलती हो रही है। वो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है मैं यहाँ तुमसे कोई नेगोशिएट करने नहीं आया हूँ, मैं द किंग ऑफ एसेंस ने पहले ही अपना डिसीजन बना लिया है। और वो थोड़ी सी फ्लेम्स को रायन के अंदर भेजता है और यहाँ रायन फील कर पाता है क्या ये फ्लेम्स तो बहुत ठंडी हैं, क्या ये हो सकता है। और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रैथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है बस तुम्हें एक चीज करनी है, अपनी सोल और बॉडी को मेरे हवाले कर दो। यार रायन ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। रायन इसके लिए कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही रैथ उसके अंदर घुस जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लेम्स निकलने लग जाती है। रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लग जाता है, उसकी ग्लास का पानी भी ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। यहाँ रायन को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी ठंडी के मारे जमता जा रहा है। इसका एलिमेंटल एट्रीब्यूट फायर नहीं आइस होना चाहिए। यहाँ रायन के अंतर मन में रैथ डेरियस की शक्ल लेके उससे कहता है बस उसके बारे में सोचो और अपने अंदर से रैथ को बाहर निकालो, भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो, मैं द किंग ऑफ एसेंस उसे मार देगा। यहाँ रायन की बॉडी बाहर से बहुत सारा दर्द कर रही है और वो मन में सोचता है कि मेरी वाटर रेजिस्टेंस की वजह से मैं अभी तक होल्ड कर पा रहा हूँ, पर ये हमला टेम्परेचर से बहुत अलग है। पर अगर ये ऐसे ही मेरे गुस्से को भड़काता रहा तभी पीछे से रैथ इसके कानों में फुसफुसाता है मैं उसके सर को कुचल दूंगा और उसके मांस पे दावत करूंगा, बस अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। यार रायन सोचता है अगर मैंने इसे अपनी बॉडी दे दी तो किसे पता ये सिल्विया और मेड्स के साथ क्या ही करेगा, भले ये मुझे मार ही ना दे पर मैं इसे अपनी बॉडी नहीं लेने दे सकता। यहाँ रैथ कहता है अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें जरूर शांति मिलेगी, फिर भी तुम ये कंटिन्यूअसली स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है। यहाँ रायन को दिखाते हैं उसकी बॉडी ठंडी से कांपती जा रही है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर रैथ कहता है मैं इस बॉडी पे कम से कम डैमेज करना चाहता था क्योंकि अंत में ये मेरी ही होने वाली है, पर अब शायद इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। अब मैं तुम पे इजी जाना छोड़ के तुम्हें जैसे हो वैसे ही निगल लूंगा। और यहाँ रायन को ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी टुकड़ों में बिखरने वाली है और इसी समय एपिसोड खत्म हो जाता है। तो या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ और तुम लोग बताओ कि ये सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक दिन भाई एक्स्ट्रा में ये एपिसोड आएगा हर बार। ये सीरीज भी बहुत लंबी है तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं जब चाहूँ तब इसको उठा के बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।